हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ह्यूमन रिलेशंस को करने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे वीडियो डाल दिया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप वो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बनी हुई है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्रैश कोर्स करके, इसी वीडियो में चले जाओगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अगर आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो प्लीज़ एक बार वीडियो देख लीजिए, सेकंड टाइम बनाइएगा। अगर आप पहले बार में आपका पहले से पढ़ा हुआ तो मैं आपको बताते जाऊँगी क्या क्या आपको नोट डाउन करना है और किससे किससे क्वेश्चन आए हुए हैं और कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और तो देखिए क्या है, पहले तो संगठन के इससे पहले टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत वो मैंने करा दिया, वो भी आप देख लीजिएगा। तो संगठन के मानव संबंध सिद्धांत सांगठनिक विश्लेषण के क्लासिकली उपागम की प्रतिक्रिया के रूप में 1930 के दशक में अस्तित्व, ये भी आता है 1930 के दशक, 1920 के ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो 1930 के दशक में अस्तित्व में आया। टेलर, फेयोल, गुलिक और उर्बिक एवं वेबर जैसे क्लासिकल चिंतकों ने संगठन के औपचारिक ढांचे पर बल दिया, जबकि मानव संबंध वाला जो बोलेगा वो अनौपचारिक ढांचा हुआ। संगठन के मानव तत्व की उपेक्षा की गई। दूसरे शब्दों में उन्होंने संगठन की एक यांत्रिक दृष्टिकोण अपनाई और संगठन में व्यक्तियों के व्यवहार के और सामाजिक मनोवैज्ञानिक पहलुओं की उपेक्षा की गई। यह क्लासिकी उपागम की गंभीर असफलता थी जिसने मानव संबंध उपागम को जन्म दिया। ठीक है, मानव संबंध सिद्धांत को मानवतावादी सिद्धांत, सामाजिक आर्थिक सिद्धांत और नव क्लासिकी सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। देखिए, अमेरिकी समाजशास्त्री एल्टन मेयो को मानव संबंध सिद्धांत का पिता कहा जाता है। ठीक है, समाजशास्त्री एल्टन मेयो को क्या बोला जाता है? मानव संबंध सिद्धांत का पिता। उन्होंने शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को ध्यान देते हुए मजदूरों के व्यावहारिक और उत्पादक क्षमता के अध्ययन पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने इस उपागम को, ये भी आता है कि इस उपागम को रोग जांच पद्धति कहते हैं, तो इसी को कहते हैं रोग जांच पद्धति कहा जाता है। उन्होंने 1923 में फिलाडेल्फिया के एक कपड़ा मिल में पहला शोध किया था। कब किया था पहला शोध? ये डेट याद रखिएगा, जिसको क्या बोलते हैं? प्रथम जांच कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है। इनकी प्रमुख रचना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, द ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1933 में, द सोशल प्रॉब्लम ऑफ द इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1945 में, द पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1947 में। अन्य विद्वान जिन्होंने मानव संबंध सिद्धांत के विकास में योगदान दिया, जिसमें क्या क्या नाम है? एफ.जे. रोथलिसबर्ग हैं, विलियम जे. डिक्सन है, टी. नॉर्थ वाइट हेड है, डब्ल्यू. लॉयड है, ई. वॉर्न है, एल.जे. हेडसन प्रमुख हैं। अब आगे जो हॉर्थोन प्रयोग हुआ जो कपड़ा मिल में हुआ था, ये भी यही क्वेश्चन पूछे, हॉर्थोन प्रयोग किसमें हुआ है? ठीक है, तो ये मानव संबंध वाले में हुआ है। तो हॉर्थोन अध्ययन मानव संबंध सिद्धांत के उदय का आधार है, ये भी क्वेश्चन सीधे आता है। इन अध्ययनों में क्लासिकली उपागम अर्थात आर्थिक, मनुष्य और औपचारिक संगठन के ढांचे की भूमिका की सोच की बुनियाद को हिला दिया। ये अध्ययन एल्टन मेयो के नेतृत्व में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल द्वारा हॉर्थोन शिकागो के पास स्थित, ये भी याद रखिए, वेस्ट इलेक्ट्रिक कंपनी में किया गया था। ये भी ये आता है वेस्ट इलेक्ट्रिक कंपनी में। और ये जो उसका क्रम है ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो 4 चरण में हुआ है उसको क्रम में ये याद रखिएगा और टाइम लाइन भी याद रखिएगा। देखिए, प्रकाश प्रयोग, प्रकाश के विभिन्न स्तरों पर मजदूरों की उत्पादकता पर प्रभाव पड़ता है, ये देखा गया। फिर देखा गया रिले असेंबली टेस्ट रूम, ये 1927 में हुआ है। काम करने की स्थिति में विभिन्न बदलाव का मजदूरों के उत्पादन और उत्साह पर प्रभाव देखने को मिलता है। व्यापक साक्षात्कार कार्यक्रम 1928 से 31, कर्मचारियों से बातचीत करके उनकी भावनाओं, मानवीय रुख की भावनाएं को जानना। चौथा है बैंक बेरिंग प्रयोग, यह जानने के लिए कि प्रत्येक सदस्य के उत्पादन को नियंत्रित करने वाले मानक मजदूरों को सामाजिक समूहों द्वारा किस प्रकार से स्थापित होते हैं। उपरोक्त चरणों की व्याख्या 1939 में रोथलिसबर्ग एवं डिक्सन द्वारा प्रकाशित मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स में की गई। हॉर्थोन अध्ययन के नतीजे, देखिए, कार्य की
भौतिक स्थितियां नहीं बल्कि कार्यस्थल के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारक कर्मचारियों के उत्पादन और उत्साह को निर्धारित करते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण खोज थी। दूसरा है संगठन एक सामाजिक व्यवस्था है। आर्थिकेतर पुरस्कार और प्रतिबंध कर्मचारी के व्यवहार, उत्साह और उत्पादन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। कर्मचारी तटस्थ कटे हुए अशब्द व्यक्ति नहीं होते, अपितु सामाजिक प्राणी होते हैं। विशिष्टीकरण के ही आधार पर कार्य विभाजन अनिवार्यतः सबसे प्रभावी उपागम नहीं है। मजदूरों में छोटे सामाजिक समूह बनाने का रुझान उत्पादन, ठीक है। आगे है मजदूर प्रबंध के प्रति अनौपचारिक कार्य करने के सदस्य के तौर पर प्रतिक्रिया देते हैं, न कि व्यक्ति के रूप में, ठीक है। मजदूर के व्यवहार, संतोष और उत्पादकता में नेतृत्व, पर्यवेक्षण और संचार की भागीदारी एक केंद्रीय भूमिका अदा करती। इस प्रकार हॉथोर्न के नतीजे अचंभित करने वाले थे और उन्होंने सांगठनिक चिंतन में क्रांति ला दी। उन्होंने एक नए सिद्धांत को जन्म दिया जिसे मानव संबंध सिद्धांत कहा गया। अब इसकी विशेषता क्या क्या है? मानव संबंध के 3 घटक हैं। अब घटक कौन कौन से हैं? व्यक्ति हैं, अनौपचारिक संगठन है और भागीदारी पूर्ण प्रबंध है। तो व्यक्ति में क्या हो गया? तो देखो, यह सिद्धांत व्यक्ति की भावनाओं और धारणाओं के महत्व को पहचानता है। मजदूरों के उत्पादन और सांगठनिक नतीजे के स्तर कार्य में मानव संबंध से निर्धारित होता है, न कि कार्य की भौतिक और आर्थिक स्थिति से। रोथलिस वर्ग के अनुसार हर व्यक्ति अद्वितीय है, ठीक है। किसके अनुसार हर व्यक्ति अद्वितीय है? तो रोथलिस वर्ग के हर व्यक्ति अद्वितीय है। हर व्यक्ति कार्य स्थिति में कुछ रुझान, विश्वास और जीव पद्धति और साथ ही साथ कुछ कुशलताएं, तकनीक, सामाजिक, तार्किक ले आते हैं। अपने पहले ही अनुभव के अर्थों में हर व्यक्ति को अपनी कार्य स्थिति में कुछ खास आशाएं, उम्मीद होती है। अनौपचारिक संगठन में मानव संबंध सिद्धांत अनौपचारिक संगठन पर जोर देता है, जैसे कि हिक्स व गुलेट कहते हैं। औपचारिक संगठन के भीतर मौजूद अनौपचारिक छाया संगठन पर बल दिया गया है। मनुष्य के सामाजिक पहलू पर ध्यान केंद्रित किया गया है और उनकी मुख्य आवश्यकताओं को अपने कार्य समूह से संबंधित होने के द्वारा स्वीकारे जाने और उसमें सुस्थित होने की चाहत के रूप में देखा गया। आगे है एल.डी. व्हाइट ने अनौपचारिक संगठन को कार्य संबंध के उस समुच्चय के रूप में परिभाषित किया जो लंबे समय के साथ काम कर रहे व्यक्तियों के बीच घुलने मिलने से पैदा होता है। अनौपचारिक और औपचारिक संगठन में भेद के बिंदु। तो अनौपचारिक संगठन प्रथागत होता है, जबकि औपचारिक संगठन को लागू करना पड़ता है। अनौपचारिक संगठन लिखित नहीं होता, स्वच्छ चित्रों के अधीन नहीं होता, जबकि औपचारिक जो होता है वो संगठन लिखित और नियमबद्ध और संगठनिक आलेख में चित्रित होता है। अनौपचारिक संगठन भावनात्मक और व्यक्तिगत होता है, जबकि अनौपचारिक संगठन तार्किक और अवैयक्तिक है। अनौपचारिक संगठन स्वतः स्फूर्त और सामाजिक होता है, जबकि अनौपचारिक संगठन नियोजित और कानूनी होता है। अनौपचारिक संगठन सांगठनिक कुशलता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसा कि बैंक वेरिंग प्रयोग में पाया गया है। यह उत्पादन के मानक और व्यवहार्य प्रतिरूप को निर्धारित करता है। अब देखिए क्या क्या बोला जाता है। जो बहुत ज़्यादा काम नहीं करता उसको चेसबस्टर बोलते हैं। बहुत कम काम नहीं करना चाहिए, अगर कोई करता है तो वह स्वार्थी धोखेबाज कहलाता है। देखो, बहुत ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, अगर कोई करता है तो वह रेड बस्टर कहलाता है। बहुत कम काम नहीं करना चाहिए, अगर कोई काम करता तो, और देखिए पर्यवेक्षक को जो कुछ नहीं बताना चाहिए वो भी बता देता है तो उसको कबूतर का बच्चा, ये भी वर्ड आता है। इसमें तो हिंदी में दिया हुआ, मैं इंग्लिश में इसका दे दूंगी आपको, ठीक है। देखिए, इस प्रकार संबंध सिद्धांत के मजदूरों की प्रेरणा, संतोष और उत्पादन का कार्य समूह के प्रभाव पर बल देता है। मेयो ने कहा है कि उसके कार्य समूह में मनुष्य की सामाजिक स्थिति पहले है और काम
तो संयोग से इस प्रकार उन्होंने डेविड रिकार्डो और रेबल की परिकल्पना को खारिज कर दिया, जो मानती है कि मनुष्य जाति आत्महित और संचालित। रॉथलिसबर्ग ने टिप्पणी दी है, अक्सर हम मानवीय समस्याओं को गैर मानवीय साधनों, गैर मानवीय सूचनाओं के अर्थों में हल करने का प्रयास करते हैं। यह मेरा सीधा सा शोध निष्कर्ष है कि मानवीय समस्या के मानवीय हल के लिए मानवीय सूचनाओं और मानवीय साधनों की जरूरत होती है। मजदूर अलग थलग या असंबद्ध व्यक्ति नहीं है, अपितु सामाजिक प्राणी है और उनसे उसी प्रकार व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, इसमें देखिए आगे फिर क्या है। इसमें यह मजदूरों के पर्यवेक्षण से विचार विमर्श करते हैं। अब इसमें डिफरेंस देखिएगा, इसमें होगा डिफरेंस। अब ये वाला इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक बार डिफरेंस पर मैं बता देती हूँ। क्लासिकी सिद्धांत और मानवीय संबंध सिद्धांत में देखिए, औपचारिक संगठन ढांचे पर जोर देता है, अनौपचारिक पे। संगठन को तार्किक एवं अवैयक्तिक व्यवस्था के रूप में देखता है, संगठन को एक भावनात्मक और सामाजिक के रूप में देखता है। मजदूर को आर्थिक मनुष्य के रूप में देखता है, जबकि मजदूर को सामाजिक मनुष्य की दृष्टि से देखता है। संगठन के शारीरिक और यांत्रिक पहलू पर जोर देता है, और ये है कि संगठन के समाज शास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक पहलू पर जोर देता है। यह मानता है कि सांगठनिक व्यवहार प्रबंध द्वारा बनाए गए नियमों विनियमों का उत्पाद है। मानती है कि सांगठनिक व्यवहार कर्मचारियों के रूप भावना एहसासों का उत्पाद है। मानती है कि लोग सजातीय हैं, यह मानता है कि लोग बहुजातीय हैं। पर्यवेक्षण की निरंकुश शैली पर जोर देता है, पर्यवेक्षण की जनतांत्रिक शैली पर जोर देता है। मानव को परमाणु दृष्टि मानता है, यह मानव को सामाजिक दृष्टि कहता है कि सांगठनिक कुशलता सिद्धांत के अनुसार बने ढांचों पर निर्भर करता है। कार्य के भौतिक परिवेश पर ध्यान केंद्रित करता है, कार्य के सामाजिक परिवेश पे अपना ध्यान केंद्रित करता है। अब देखिए इसमें क्या क्या याद जो क्वेश्चन आता है वो मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल कर देते हैं। एक तो डिफरेंस आप देख ही लिए, मेन इसका देखिए जो एग्जाम में आता है, सोल्यूशन में बता देती हूँ एक बार। देखिए सबसे पहले तो ये तो जिसने किया है यही आता है, मानव ह्यूमन रिलेशंस किससे रिलेटेड है, एल्टन में हो, ये याद रखिए। 1930 के दशक से अस्तित्व में आई। फिर हो जाएगा, इसको रोग जांच पद्धति कहते हैं। इनकी बुक्स याद रखिएगा, इसको प्रथम जांच कहते हैं। इनकी बुक द ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1933, द सोशल प्रॉब्लम इन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1945, द पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1947। क्रम में तो आया नहीं है बट ध्यान रखिएगा। उसके बाद है आपका हॉथॉर्न प्रयोग, ये टाइम लाइन याद रखिए 1924 से 32। ये जो ये हुआ है और कहाँ पे हुआ था, तो वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में हुआ था प्रथम प्रयोग 1924 से 27। फिर रिले असेंबली टेस्ट रूम, ये 27 में हुआ था। व्यापक साक्षात्कार कार्यक्रम, फिर बैंक वायरिंग, ये याद रखिएगा। ऐसे ही जो उसमें हुआ वैज्ञानिक प्रबंध, उसमें भी मैंने बताया कौन कौन से एग्जाम में आने वाले चीज़ें हैं। फिर ये हो जाएगा, और बाकी तो इसमें क्या है, 3 घटक है, व्यक्ति हैं, अनौपचारिक संगठन और भागीदारी है। फिर इसका मेन डिफरेंस आप देख लीजिए, क्योंकि अब अगर आप यूपी पीजी मतलब एलटी ग्रेड दे रहे हो तो उसमें आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा, तो थोड़ा सा आपको थ्योरेटिकल पार्ट को पढ़ना पड़ेगा, ताकि तभी उसी बेस पे आप क्वेश्चन को लिख सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी वजह से चैनल हेल्प कर रहा प्रिपरेशन में, तो जरूर चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।